हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2002 में आई पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी 28 डेज लेटर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं ऑस्कर विनर डैनी बॉयल, जो बना चुके हैं स्लम डॉग मिलियनेयर और 127 आवर्स जैसी मूवीज। इसके राइटर हैं एलेक्स गार्लैंड, जो लिख चुके हैं सनशाइन, नेवर लेट मी गो और ड्रेड, और लिखने के साथ साथ डायरेक्ट कर चुके हैं एक्स मशीना, अनहाइलेशन, मैन और सिविल वॉर जैसी मूवीज। ऐसे डुओ ने ये फिल्म बनाई है तो किस लेवल पे होगी वो समझना मुश्किल नहीं है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो ये मूवी उससे भी कहीं ज्यादा है। इस मूवी ने लिटरली डेड पड़े ज़ॉम्बी जॉनरा को फिर से जिंदा किया था और साथ ही इस जॉनरा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। ऑलरेडी जो मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट था, इस मूवी ने उसे सही मायनों में मॉडर्न बनाया था। इसलिए सिनेमा हिस्ट्री में इस मूवी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो भी ज़ॉम्बी मूवीज या सीरीज आज आप देखते हो उनमें इसी का इन्फ्लुएंस है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। इस मूवी ने क्या चेंज किया, कैसे किया, इसकी क्या लेगेसी रही, सारी जानकारी दूंगा। साथ ही ढेर सारी बिहाइंड द सीन्स बातें भी बताऊंगा और जो इस मूवी से जुड़े अनसुने फैक्ट्स हैं वो तो बताऊंगा ही। अगर आप ज़ॉम्बी मूवीज देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी कोई ज़ॉम्बी मूवी या सीरीज देखोगे तो इस मूवी को जरूर याद करोगे। जबकि मैं इसे कोई ज़ॉम्बी मूवी नहीं बोल रहा, और क्यों नहीं बोल रहा वो भी विस्तार से बताऊंगा आगे। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम दुनिया भर में हो रहे दंगे फसाद, अराजकता, सिविल अनरेस्ट को देख पाते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इंसान अपना आपा खो चुका है। किसी को सरेआम फांसी पे लटका दिया, उसके बाद भी उसे और मारा जा रहा है, तो किसी को जिंदा ही जला दिया, पर फिर भी अंदर की आग बुझ नहीं रही। इंसान की ये भयानक रेज और वायलेंस कई सारे मॉनिटर्स पे दिखाई जा रही है। एक चिंपैंजी को कैम्ब्रिज रिसर्च लैब में किसी एक्सपेरिमेंट के चलते वो चिंपैंजी उन दृश्यों से मुंह नहीं मोड़ सकता। जहां भी मुंह घुमाएगा वहीं पे मॉनिटर तैनात है। इंसान की जानलेवा रेज का सहारा लेकर कुछ तो स्टडी किया जा रहा है, पर इसी बीच लैब में घुस आए 3 एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट, जिनका गोल था उन चिंपैंजीज को उस टॉर्चर से फ्री करना। जब वो अंदर आए तो देखा कि चिंपैंजीज के साथ चीर-फाड़ भी की जा रही है और कई सारे चिंपैंजीज को कैद करके रखा हुआ है, जो कि बाहर आने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नजर आ रहे हैं। वो तीनों अपने काम पे लग चुके थे कि तभी वहां पे साइंटिस्ट आ गया और बोला कि इन्हें फ्री मत करो, ये चिंपैंजीज इन्फेक्टेड हैं और हाईली कंटेजियस भी। इनके अंदर एक वायरस है जो सिर्फ खून की एक बूंद या सिर्फ इनके सलाइवा से भी फैल सकता है, और वो वायरस है रेज वायरस। साइंटिस्ट ने उन्हें बहुत समझाया पर वो समझे नहीं। लड़की ने एक चिंपैंजी को फ्री कर दिया, लेकिन फ्री होते ही वो उसी लड़की के ऊपर झपट कर उसे चबाने लगा। तब लड़की का साथ ही एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट उस चिंपैंजी को जान से मारने में लग गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये बस कुछ सेकंड्स का खेल है। चिंपैंजी के काटते ही लड़की खून उगलने लगी और उसने अपने साथी के ऊपर ही खून थूक दिया, जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। साइंटिस्ट ने टाइम रहते उस लड़की को जान से मारने की कोशिश की, पर लड़की ने उसे भी अपना शिकार बना लिया और कुछ इस तरह उस लैब से निकलकर रेज वायरस फैल गया पूरे ब्रिटेन में। अब पहले इस रेज वायरस को समझ लेते हैं। ये जो इन्फेक्टेड लोग हैं ये कोई ज़ॉम्बिस नहीं है। ये मर के दोबारा जिंदा नहीं हुए, और ना ही इन्हें खत्म करने के लिए सर में गोली मारना जरूरी है, बल्कि ये इंसान ही है जिनके सर पे रेत सवार है। हर एक इंसान ने वो पल फील किया होगा या देखा तो होगा ही जब सर पे रेत सवार हो जाती है। होती बस कुछ पल के लिए है, लेकिन उन्हीं चंद पलों में बहुत ज्यादा नुकसान कर जाती है। इंसान कुछ भी कर बैठता है, कुछ भी। सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है और बाकी इमोशंस किसी कोने में दब जाते हैं। सिर्फ कुछ पल की रेज में इतना सब हो जाता है जो उस चिंपैंजी को मॉनिटर्स पे दिखाया जा रहा था। अब सोचो अगर उस रेज को कई लाख गुना कर दिया जाए और वो रेज हमेशा सर पे सवार रहे तो क्या होगा। यही है रेज वायरस, जो इंसानों को इन्फेक्ट करके उन्हें जानलेवा दरिंदे बना देता है, और इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि अभी तो इसे बस स्टडी किया जा रहा था और ये लैब से निकलकर पूरे देश में फैल गया। कुछ सुना सुना सा नहीं लग रहा? स्टडी इसलिए किया जा रहा था ताकि दुनिया भर में हो रहे दंगे फसादों को रोका जा सके, इंसान की रेज को हमेशा के लिए दबा दिया जाए और कभी लड़ाई झगड़े हो ही ना। लेकिन हो गया उसका उल्टा। अगर आपको जानना है कि इंसान की रेज को हमेशा के लिए मिटाने पर क्या हो सकता है तो एक बार नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स का ये 4th एपिसोड देख लेना।
अब रेज वायरस को आप अच्छे से समझ चुके हो और साथ में ये भी कि इसके इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज से अलग कैसे हैं। इसके इन्फेक्टेड का पता चलता है लाल हो चुकी आंखों से और आंख, नाक और मुंह से निकल रहे खून से। और इन्फेक्टेड इंसान का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, उसके दिमाग पे रेज हावी हो जाती है जो सिर्फ उससे मार काट करवाती है। इन्फेक्टेड बहुत ज्यादा तेज और हद से ज्यादा वायलेंट होते हैं। ज़ॉम्बीज की तरह इंसानों में उन्हें खाना नहीं दिखता बल्कि दुश्मन दिखता है, जिसे वो या तो झपट कर चीर फाड़ देते हैं या फिर दूर से ही खून उगल कर उन्हें भी इन्फेक्टेड बना देते हैं। यह है रेज वायरस जो इंसानों में घुस के इंसानों के ही जरिए धरती से इंसानों को ही साफ कर सकता है। ये वायरस लैब से निकलकर पूरे ब्रिटेन में फैल गया, जिसके चलते देखते ही देखते ब्रिटेन पूरा खत्म हो गया। ट्यूसडे तक सोसाइटी कोलैप्स कर गई। अब हम आते हैं वायरस फैलने के 28 दिन बाद, 28 डेज लेटर। है फिर टाइटल में दम। सेंट थॉमस हॉस्पिटल में जिम नाम के व्यक्ति की आंख खुलती है और वो पाता है कि हॉस्पिटल में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। एक मशीन के बीप करने तक की आवाज नहीं आ रही। जो थोड़ी बहुत आवाज की वो जिम ने ही की उठते वक्त। जिम जो है वो काफी टाइम से कोमा में पड़ा था, शायद इसीलिए इन्फेक्टेड लोगों ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और इसीलिए इसे पता भी नहीं है कि ये सोया एक अलग दुनिया में था पर जागा एक अलग ही दुनिया में है। ज़ॉम्बी मूवीज की ओपनिंग हमेशा एक से बढ़ के एक होती है। ये भी क्या कमाल का आइडिया है, सोचो। कोमा में पड़े एक आदमी ने पूरा अपोकलिप्स मिस कर दिया और अब जागा है पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में जहाँ पे कायदे कानून कुछ बचे ही नहीं। सरवाइव कैसे करना है वो उसे नहीं पता। यही नहीं पता कि खतरा किससे है, बल्कि यही नहीं पता कि उसकी जान को खतरा है। बाहरी दुनिया देख के अभी हैरान होगा, दिमाग पे जोर देगा, परेशान होगा, ये बात हजम करेगा कि दुनिया वो नहीं रही जिसमें मैं पला बड़ा, रूल्स एकदम से पलट चुके हैं। ऐसी ओपनिंग द वॉकिंग डेड की थी और ये दोनों ही आइकॉनिक हैं। बल्कि जब भी कोई ज़ॉम्बी मूवी या सीरीज देखो तो ओपनिंग पे खास ध्यान देना दिमाग हिला देने वाला काम होता है। जिम बेड से उठा तो उसे दरवाजे की चाबी वहीं पे पड़ी मिल गई। एक रीजन ये भी रहा इसके जिंदा बचे रहने का, क्योंकि कोई अंदर ही नहीं आ पाया, वरना क्या पता इन्फेक्टेड इसे भी मार देते। अब दरवाजा खोलकर और कपड़े वगैरह पहनकर वो बाहर निकला तो उसने देखा कि इतना बड़ा हॉस्पिटल एकदम वीरान पड़ा है। क्या इंसानों की सारी बीमारियां खत्म हो गई जो हॉस्पिटल ही ठप पड़ गया? नहीं, एक बीमारी ने इंसान ही खत्म कर दिए। उसने फोन वगैरह भी ट्राई किए लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबसे पहले जिम ने एक पेप्सी लपेटी और जो बाकी कैंस पड़े हुए थे उन्हें एक पन्नी में भरकर वो बाहर निकल आया। फिर पैदल ही पूरे शहर में घूमा और यहाँ पे हर एक सीन आइकॉनिक है, क्योंकि लंदन को एकदम खाली दिखाया गया है। सड़कें एकदम वीरान, दूर दूर तक एक भी इंसान नहीं। यहाँ तक कि जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पे एक डबल डेकर बस पलटी हुई दिखाई गई है। पर सबसे ज्यादा आइकॉनिक सीन ये है जब जिम वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे चलता है। ये सीन देखकर लोगों ने कुछ अजीब सा फील किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए थे कि आखिर ये फीलिंग क्या है। फिर 18 साल बाद कोविड की वजह से लग गया लॉकडाउन और उस टाइम पे लंदन की सेम ऐसी इमेजेस निकल कर आई थी। तब सब ने इस मूवी को याद किया था और उन्हें समझ आया था कि आखिर वो फीलिंग क्या थी। लॉकडाउन के टाइम पर बहुत याद किया गया था इस मूवी को, क्योंकि एक वायरस ने सच में सारी सड़कें खाली करवा दी थी। लोग वैसे ही अनजान और डरा हुआ फील कर रहे थे जैसे जिम। अचानक से नई जीवन शैली और नए रूल्स आ गए थे। उसी टाइम पे ट्रेन टू बुसान फटी थी पूरी दुनिया में। ज़ॉम्बी मूवीज अजीब लगना बंद हो गई थी, क्योंकि हमारे सामने ही एक जानलेवा वायरस सच में फैल रहा था। अब जिम जो है वो सुनसान सड़कों पे चलते चलते जोर जोर से आवाजें भी लगा रहा था, लेकिन उसे कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ऐसे भटकते हुए वो एक ऐसी जगह जा पहुंचा जहां पे ढेर सारे नोट बिखरे पड़े थे। वो पागलों की तरह ढेर सारा पैसा जमा करने में लग गया, पर उसे ये नहीं पता था कि अब इस पैसे की कोई वैल्यू बची नहीं। इनमें आग लगा के खुद को गर्म रखा जा सकता है, उसके अलावा अब इनका कोई यूज नहीं। ऐसे घूमते हुए उसे एक शॉप में से एक अखबार मिला जिससे हमें काफी कुछ पता चल पाया। जब इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ तो कई सारे ब्रिटिश लोग देश छोड़कर बाहर चले गए, जिनकी गिनती इतनी ज्यादा थी कि पूरी दुनिया में रेफ्यूजी क्राइसिस आ गया। और भागने की वजह यह रही कि हालात बहुत जल्दी काबू के बाहर हो गए थे। प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स लिंटन ब्लेयर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद मिलिट्री ने शूट टू किल का ऑर्डर दे दिया। जो भी सरकारी चेक पॉइंट्स बनाए गए थे, इन्फेक्टेड लोगों ने सबको तबाह कर दिया। लंदन एयरपोर्ट पे बवाल हुआ, क्योंकि लोगों में जल्द से जल्द निकलने की होड़ लगी हुई थी और लंदन के चारों तरफ जितने भी रोड्स हैं सबको ग्रिड लॉक कर दिया। फिलहाल मिलिट्री ब्रिटेन के आसपास के पानी की पेट्रोलिंग कर रही है, यानी वायरस ने ब्रिटेन को तबाह कर डाला, लेकिन बाकी दुनिया अभी बची है। तो जो ब्रिटेन पे बाहर से नजर रखी जा रही है वो काम कर रही है यूएस मिलिट्री।
जब इन्फेक्शन फैला तो किस हद तक कियास मचा होगा इसका अंदाजा हमें एक चौराहे को देखकर लगता है जहाँ पे हजारों नोट्स लगे थे मिसिंग लोगों के। किसी न किसी की निशानी वहाँ पे चिपकी हुई थी। हर कोई अपने करीबियों से कांटेक्ट करने के लिए कितना डेस्परेट होगा, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाया होगा क्योंकि बिजली, टेलीफोन सब कुछ ठप हो चुका था। कोई काम पे गया था, कभी लौट आई नहीं, किसी की माँ उसे स्कूल से लेने नहीं पहुंची। ऐसी कई सारी दर्द भरी कहानियां वो पर्चे बयान कर रहे थे, जिन्हें देखकर जिम को भी आइडिया हो गया कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। इनमें एक बच्चे की ड्राइंग भी दिखाई गई है, जिसे देख के पता चलता है कि किसी ने बच्चे के सामने ही उसके माँ बाप को गोली मार के खत्म कर दिया, या फिर बाप ने खुद माँ को मार दिया क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुकी होगी। इसी के साथ में एक बच्चे का मिसिंग पोस्टर है। ये सब देखने के बाद आखिर में जिम जा पहुंचा एक चर्च के अंदर, जहाँ पे लाशों का ढेर लगा हुआ था। या तो उन सबको इन्फेक्टेड ने मारा या फिर उन सब ने चर्च के अंदर जमा होकर खुद अपनी जान दे दी। बाहर जो हालात चल रहे थे उन्हें देखते हुए जिम ने चर्च के अंदर भी आवाज लगाई और चर्च के अंदर उसकी आवाज अनसुनी नहीं गई। वो सुन ली कुछ इन्फेक्टेड्स ने, जो कि जिम को देखते ही उसकी तरफ आकर्षित हो गए। उनके अलावा चर्च का प्रीस्ट भी जिम के पास आने लगा, जो कि इन्फेक्टेड था। ये सीन दिखाता है कि जो लोग गॉड को मानते थे, गॉड ने उन्हें नहीं बचाया। प्रीस्ट भी इन्फेक्टेड है, इसके जरिए वही बताया जा रहा है। फादर की अजीब से डरावनी चाल ढाल और उसके मुंह से निकल रही भयानक सी आवाज को देखते हुए जिम ने पन्नी घुमा के उस पर अटैक कर दिया, पर वो रुकने को फिर भी तैयार नहीं था। उधर से और इन्फेक्टेड भी आ रहे थे, इसलिए आखिर में जिम को वहां से भागना ही पड़ा। लेकिन इन्फेक्टेड पीछा नहीं छोड़ने वाले। भागते भागते जिम एक पेट्रोल पंप तक जा पहुंचा, जहां पे दो लोग उसे बचाने में लग गए। इसके लिए वो इन्फेक्टेड्स के ऊपर मोलोटोव फेंक कर उन्हें जला रहे थे, लेकिन इन्फेक्टेड्स जलते जलते भी जिम का पीछा कर रहे थे। एक और आइकॉनिक सीन है इस मूवी का। मूवी के स्टार्ट में जो दंगों वाली क्लिप्स दिखाई गई थी, उनमें एक आदमी को जिंदा जलाने के बाद भी लोग रुक नहीं रहे थे। अब यहाँ पे इन्फेक्टेड्स को जलाया गया है, लेकिन यहाँ पे जलने वाला नहीं रुक रहा। उधर जलने वाला रेज का शिकार बना था और यहाँ जलने वाला रेज का शिकार है। इन्फेक्टेड पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो आखिर में उन्होंने पूरा पेट्रोल पंप ही उड़ा डाला और खुद दीवार के पीछे छुप के अपनी जान बचाई। इसके बाद वो जिम को ले गए अपने अड्डे पर, एक दुकान के अंदर, और यहाँ पे हम उन दोनों के चेहरे देख पाए, मार्क और सलीना। उन्होंने जिम का इंट्रो मांगा तो जिम ने बताया कि मैं एक बाइसिकल कुरियर वाला हूँ, मैं तो एक पैकेज लेके जा रहा था कि तभी एक कार ने मुझे ठोक दिया। उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल में जागा और मैंने देखा कि हॉस्पिटल पूरा वीरान पड़ा है। उसके बाद शहर में भटका और अब तुम्हारे सामने हूँ। यानी एक्सीडेंट के बाद से इसे कोई होश नहीं था, तभी तो इसे चीजों को प्रोसेस करने में और ज्यादा मुश्किल हो रही है। इसके लिए तो पलक झपकने से पहले एक्सीडेंट हुआ और पलक झपकते ही ये हॉस्पिटल में जागा। इतने में ही इसका हाल चाल, इसका शहर सब कुछ बदल गया पलक झपकते ही, इसीलिए इसे थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। सलीना ने उसे शुद्ध इंग्लिश में पूरी कहानी समझा दी कि ये सब दंगों से शुरू हुआ था, जो गांव या फिर किसी बाजार में हो रहे थे। न्यूज सारे टीवी पे आ रही थी, लेकिन देखते ही देखते ये सब टीवी से निकल के हमारे घरों तक आ गया। एक वायरस जो इंसान के खून में घुसकर इंसान को सुपर हाइपर एग्रेसिव बना देता है। जब तक सरकार ये मामला समझ पाई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वायरस हर जगह फैल चुका था। पहले प्लस होता है, फिर सीधा मल्टीप्लाई होने लगता है। आर्मी के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद समझो कुछ बचा ही नहीं। खबर आई थी कि इन्फेक्शन पेरिस और न्यूयॉर्क तक पहुंच चुका है। उसके बाद टीवी और रेडियो सब कुछ बंद हो गया, जिस वजह से हमें पता ही नहीं है कि बाहर की दुनिया बची है या नहीं। क्या कोई हमें बचाने आएगा या फिर सब पहले ही खत्म हो चुका है। जिम पूछता है कि सरकार क्या कर रही है, तो सेलेना बताती है कि कोई सरकार नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, कोई आर्मी नहीं है। 6 दिन में तुम पहले अनइन्फेक्टेड पर्सन हो जो हमें दिखाई दिए, वरना सब कुछ ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये सब सुनते ही जिम को ख्याल आया अपने माँ बाप का। सेलेना बोली कि हम दोनों की फैमिलीज भी मर चुकी हैं और तुम्हारी भी मर गई होंगी, लेकिन जिम इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। उसे खुद अपनी आंखों से देखना था अपने पेरेंट्स के घर जाके, वरना वो चिंता में पागल हुआ जा रहा था। अब वैसे तो ये बड़ा फूलिश कदम था, फिर भी जिम की हालत देखकर वो दोनों उसे उसके पेरेंट्स के घर तक ले जाने के लिए राजी हो गए। लेकिन अगली सुबह मार्क उसे 2 जरूरी बातें बता देता है कि एक तो अकेले कहीं भी मत जाना और दूसरा सिर्फ दिन में ही ट्रैवल करना। अगर जिंदा रहना है तो बिजली है नहीं तो रात में एकदम अंधेरा रहता है। उस अंधेरे में बाहर निकलना समझो अपनी मौत को दावत देना। सुबह होते ही तीनों पैदल ही ट्रैवल करके जिम के पेरेंट्स के घर पहुंच गए, जहां पे जिम ने देखा कि उसके माँ बाप ने दवाई और दारू का सेवन करके खुद अपनी जान दे दी। माँ के हाथ में जिम की बचपन वाली फोटो है, जिसके पीछे लिखा है ढेर सारे प्यार के साथ हमने तुम्हें सोता हुआ छोड़ा, यानी हॉस्पिटल में। अब तुम्हारे साथ हम भी सो रहे हैं, बस तुम जागना मत। पर अनफॉर्चुनेटली ये जाग गया और ये सब इसने विटनेस कर लिया।
जब ये घर में एंटर हुआ था तो नीचे एक अखबार रखा था जिसपे लिखा हुआ था फेल्स। वही आखिरी अखबार इसके माँ बाप ने पढ़ा होगा, जिसके बाद उनकी सारी उम्मीद खत्म हो गई होगी, जिस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया होगा, क्योंकि इस उम्र में वो शांति से ही मरना चाहते थे। सलीना भी यही बोल रही थी कि शुक्र कर वो शांति से मरे, लेकिन जिम उसकी बात से सहमत नहीं था। तो मार्क उसे अपनी कहानी सुनाता है। मार्क के पेरेंट्स और इसकी बहनें एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, जहां से ये प्लेन में बैठकर निकलना चाहते थे और पैसा इनके पास ढेर सारा था, लेकिन तब तक पैसा यूजलेस हो चुका था। सेम इन्हीं के जैसी सोच रख के लगभग 20,000 लोग और आए हुए थे। इतनी भीड़ में मार्क की बहनों का हाथ इसके हाथों से छूट गया और तब इसने नोटिस किया कि फ्लोर थोड़ा अजीब लग रहा है। जब देखा तो पाया कि नीचे कालीन की तरह बॉडीज बिछी हुई हैं। भीड़ में कोई इन्फेक्टेड निकल आया तो बस हर तरफ भगदड़ मच गई। हर कोई निकलने की होड़ में था, लेकिन निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, दूसरों को कुचल के उनके ऊपर चढ़ना। ऐसा करने में मार्क तो कामयाब रहा, लेकिन इसकी पूरी फैमिली उसी भीड़ में भयानक मौत मारी गई। उनकी शक्ल भी देखनी नसीब नहीं हुई। सिर्फ इसके डैड की शक्ल दिखाई दी थी, जो अगर ना दिखती तो ही अच्छा होता, क्योंकि वो इन्फेक्टेड बन चुके थे। और सलीना की कहानी क्या है उसने बताई नहीं। पर बात यह है कि ऐसे टाइम में जो मौत जिम के पेरेंट्स मरे वो अच्छी मौत है। अब शाम हो चुकी थी और वापस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, इसलिए सलीना ने डिसाइड किया कि रात वो घर में ही गुजारेंगे और सेफ्टी के लिए तीनों एक ही जगह पे सोएंगे। रात होते ही वो दोनों तो सो गए, पर जिम को नींद नहीं आ रही थी तो उसने एक कैंडल जला ली और घर में अपने माँ बाप के साथ बिताए कुछ अनमोल पलों को याद करने लगा। बस तभी दरवाजे को तोड़ते हुए एक इन्फेक्टेड अंदर घुस के सीधा उस पे झपट पड़ा और एक आई ऊपर से। दोनों ने जिम को दबा लिया था। वो तो आवाज सुनकर मार्क जल्दी से आया, उसने कुछ मदद की, फिर उसके पीछे सलीना आ गई जिसने मशैटी चलाना शुरू कर दिया और कुछ इस तरह वो दोनों ठिकाने लग गए। दोनों इन्फेक्टेड जिम के पड़ोसी थे जिन्हें वो बचपन से जानता था। अभी सलीना ने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि वो जिम से पूछने लगी, क्या तुम्हें इन्फेक्टेड ने काटा या उनका खून तुम्हारे मुंह में गया? पूछ रही थी जिम से, पर हालत मार्क की खराब हो रही थी क्योंकि वो जख्मी हो चुका था। बस ये देखते ही सलीना ने एक सेकंड की भी देर नहीं लगाई और अपने खुद के साथी के टुकड़े कर डाले। जबकि वो श्योर नहीं थी, फिर भी उसने मार्क को मार डाला, क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेती, चाहे कोई भी हो। क्या पता मार्क के खून में इन्फेक्टेड खून मिक्स हो गया हो। कुछ ही सेकंड्स में मार्क इनके ऊपर टूट पड़ता। बस इसी शक के चलते सलीना ने उसे सेकंड से पहले ही खत्म कर डाला और वो जिम के साथ भी ऐसा ही करेगी, ये भी उसने साफ बता दिया। अब घर में रुकने का कोई चांस ही नहीं था, इसलिए कपड़े बदल कर दोनों अंधेरे में ही वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने 3 रुकी हुई घड़ियां क्रॉस की, जिनमें से एक की सुई रुकी हुई है 28 पे। ऐसे चलते चलते रास्ते में उनकी नजर पड़ी बेलफ्रंट टावर नाम की बिल्डिंग के ऊपर, जिसके एक फ्लैट के बाहर लड़ियां जल रही थी, यानी कोई जिंदा है और बाकी सर्वाइवर्स को सिग्नल करके बुला रहा है। वो दोनों बिल्डिंग में पहुंचे तो देखा कि सीढ़ियों के रास्ते को शॉपिंग कार्ट से ब्लॉक कर रखा था, ताकि इन्फेक्टेड लोग इसे रास्ता समझ के ऊपर न आ जाएं, पर नॉर्मल इंसान आ सकते हैं। वो दोनों ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन काफी सीढ़ियां चढ़ने के बाद जिम थक चुका था, इसलिए वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके। लेकिन रेस्ट के बीच बातचीत इतनी तेज कर रहे थे कि बस रेस्ट इन पीस हो जाते, क्योंकि आवाज सुनकर इन्फेक्टेड ऊपर आने लगे। उन्हें आता देखकर सलीना तो भाग निकली और जिम चिल्लाता रह गया कि मेरे लिए रुक जा, पर वो कहाँ रुकने वाली थी। जिम भी जैसे तैसे भागा और टाइम रहते वो दोनों ऊपर पहुंच गए, जहाँ पे प्योर राइटिंग गियर में उन्हें मिला फ्रैंक ने उन दोनों को अपने फ्लैट पे भेज दिया और खुद इन्फेक्टेड लोगों को वापस नीचे फेंकने में लग गया। पर फ्रैंक की बेटी हैना उन दोनों के लिए दरवाजा खोल ही नहीं रही थी। इन्फेक्टेड्स को ठिकाने लगाकर जब फ्रैंक वापस आया तभी उसने दरवाजा खोला, और जिस फ्रैंक को वो दोनों एकदम खूंखार समझ रहे थे वो निकला एकदम फ्रेंडली। उसने दोनों को अपनी वाइफ की फेवरेट ड्रिंक ऑफर की, वाइफ जो कि अब जिंदा नहीं है। लड़ियां उसने जला रखी थी बैटरी से, जो कि जिम और सलीना के आते ही बंद कर दी, क्योंकि एक रात के लिए इतना ट्रबल बहुत है। अपना हुलिया सुधारने के लिए जिम शेव करने लगा, लेकिन उसे ड्राई शेव करनी पड़ी क्योंकि पानी उनके पास था ही नहीं। पानी के बिना गुजारा मुश्किल हो चुका है। मछलियों के टैंक में भी पानी ना के बराबर है। 2 मछलियां हैं जो बेरली जिंदा हैं। इन्हें आप जिम और सलीना लगा लो या फिर फ्रैंक और हैना, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगले ही सीन में 4 हो गई। जब सलीना ने बाप बेटी की बात छेड़ी, सलीना का तो सीधा सा कहना था कि इन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है, और अगर इन्होंने मुझे स्लो डाउन किया तो मैं पलक झपकते ही इन्हें भी छोड़ के आगे बढ़ जाऊंगी। पर जिम ने बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं करेगा तो मरेगा, ये सलीना ने बोला। हम देख सकते हैं कि सलीना और जिम दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। जिम अब भी हर चीज में उम्मीद ढूंढ रहा है, जबकि सलीना की उम्मीद पूरी तरह से मर चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने माँ बाप को इसने खुद अपने हाथों से मारा था अपने छोटे भाई को बचाने के लिए, पर माँ बाप को मारने के बाद इसने देखा कि इसका छोटा भाई भी इन्फेक्टेड बन चुका है, तो आखिर में उसे भी मारना पड़ा। उस दिन से ये पूरी तरह पत्थर बन गई। अपना पूरा परिवार खुद अपने हाथों से मिटाया, तो माँ क्या चीज है।
है। खैर सलीना जो भी है जैसी भी है उसी की वजह से जिम जिंदा है। इसके लिए फाइनली जिम ने उसे थैंक्स बोल दिया, पर उसने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। अगली सुबह फ्रैंक जिम को छत पे ले गया जो उसने पूरी तरह बर्तनों से भर रखी थी, ताकि जब भी बारिश हो ढेर सारा पानी जमा हो जाए, क्योंकि 3 हफ्ते पहले ही पानी आना बंद हो चुका था और दिक्कत यह है कि 10 दिन से बारिश भी नहीं हुई। ऊपर से जो प्लास्टिक शीट फ्रैंक ने लगाई है मॉइस्चर पकड़ने के लिए वो भी काम नहीं कर रही, क्योंकि वो कंक्रीट के ऊपर काम कर ही नहीं सकती, मिट्टी के ऊपर करेगी। मॉइस्चर तभी तो जमा करेगी जब निकलेगा कहीं से। बाल्टियों में भी देखो वो वाली बाल्टियां भी रखी हैं जिनमें पानी जमा हो ही नहीं सकता, पर ये कोई एरर नहीं है। ये फ्रैंक की डेस्परेशन को दिखा रहा है कि उसने हर एक बर्तन रखा हुआ है, भले इस बाल्टी की सिर्फ तली में पानी जमा हो जाए थोड़ा सा, पर हो जाए। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस बिल्डिंग में और दिन गुजारे नहीं जा सकते, पर फ्रैंक के पास एक प्लान है। वो उन दोनों को हफ्तों पहले हुई एक मिलिट्री रेडियो ब्रॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें एक सोल्जर बोल रहा था कि जो भी सर्वाइवर्स हैं वो मैनचेस्टर के बाहर वाले ब्लॉकेड पे आ जाएं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी हैं। यहाँ पे आर्मी का बेस है जिसमें खाना है, सेफ्टी है, इस दौर में भी हर तरह से राहत है, और सबसे जरूरी हमारे पास इन्फेक्शन का आंसर है। तो फ्रैंक हैना की सेफ्टी के लिए उस ब्लॉकेड तक जाना चाहता है, जिसमें अब उसकी और मदद हो जाएगी, क्योंकि जिम और सलीना भी आ चुके हैं, इसलिए लड़ियां चला रखी थी। अगर रास्ते में फ्रैंक को कुछ हो गया तब भी हैना इन दोनों के साथ सेफ रहेगी, पर सलीना उसके प्लान से सहमत नहीं थी। उसे नहीं लगता कि इन्फेक्शन का कोई आंसर है। इन्फेक्शन ने जो तबाही मचानी थी कब की मचा दी। तो फ्रैंक ने खुद ही उसे बोल दिया कि हमें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल रात फ्रैंक ने उसकी बात सुन ली थी, पर वो फिर भी नहीं मान रही थी। तब हैना बीच में बोल पड़ी कि मरना सफर में भी है और मरना यहाँ भी है, पर मेन बात यह है कि सोल्जर्स हमें सेफ रख सकते हैं, और सच ये है कि जितनी जरूरत हमें तुम्हारी है उतनी हमारी तुम्हें भी है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। बस फिर सलीना को राजी होना ही पड़ा, और बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो चारों फ्रैंक की कैब में बैठकर निकल पड़े। अब दुविधा ये थी कि टनल से होके जाएं जिसमें अंधेरा रहेगा लेकिन रास्ता छोटा पड़ेगा, या फिर दूसरे रास्ते से जाएं जिसपे फुल रोशनी होगी लेकिन वो लंबा पड़ेगा। जिम तो लंबे वाले रास्ते से जाना चाह रहा था, पर फ्रैंक ने कार टनल में घुसा दी और टनल का हुआ पड़ा था बुरा हाल। गाड़ियों ने पूरा रास्ता बंद कर रखा था, पर फ्रैंक ने हार नहीं मानी। गाड़ियों के ऊपर से चढ़ा के अपनी कैब पार लगा दी, जिसमें काफी मजा तो आया लेकिन इसकी सजा भी मिली। टायर पंचर हो गया। बाप बेटी जल्दी से टायर चेंज करने में लग गए और जिम और सलीना आसपास नजर रखने लगे। तभी अचानक हजारों चूहे उनकी तरफ आ गए और हैना बेचारी जो कार के नीचे लेटी थी वो अच्छे लपेटे में आ गई। वो इतने सारे चूहे असल में भाग रहे थे इन्फेक्टेड से डर के, क्योंकि पीछे से इन्फेक्टेड भी आ रहे थे भागते हुए। चूहे बीमारी फैलाते हैं, इन्हें पहले से ही बीमारी का प्रतीक माना जाता है, मैंने नॉसफेराटू वाली वीडियो में बताया था। पर यहाँ पे एक ऐसी बीमारी फैली है जिससे खुद चूहे डर के भाग रहे हैं। वो अचानक से माहौल पूरा पैनिक वाला हो चुका था। बहुत ज्यादा थ्रिलिंग सीन है जिसमें इन्फेक्टेड भागते हुए आ रहे हैं, उनकी परछाई देख के हाथ पैर कांप रहे हैं, और उसी पैनिक में वो सब टायर बदलने में लगे हुए हैं। कोई भी पल आखिरी हो सकता था, पर किस्मत से वो सही टाइम पर टायर बदल कर वहां से निकलने में कामयाब हो गए। आगे जाकर एक ग्रोसरी स्टोर में रुके जहां से उन्होंने जी भर के शॉपिंग की। फ्रैंक ने बस हरे सेब लिए और कुछ दारू की बॉटल्स। जाते जाते काउंटर पे अपना कार्ड रख दिया जिसकी अब कोई वैल्यू है नहीं, और आगे बढ़े तो एक डाइनर पे रुकना पड़ा क्योंकि उन्हें फ्यूल चाहिए था। फ्रैंक एक ट्रक में से फ्यूल निकालने लगा तो इस बीच जिम चला गया डाइनर के अंदर कई सारी लाशें बिखरी पड़ी थी, जिनमें से एक माँ थी जो अपने बच्चे को गोद में पकड़े हुए मरी थी। बच्चा भी ऐसे ही मारा गया। वहां पे भी जिम ने हेलो बोलकर आवाज लगाई, और बस तभी एक इन्फेक्टेड बच्चा पीछे से आया उस पे झपटने के लिए, लेकिन उसने टाइम रहते बच्चे को पैर के नीचे दबा लिया। यहाँ पर हम पहली बार किसी इन्फेक्टेड को बोलते हुए सुन पाए। वो बच्चा बोला, आई हेट यू। इससे पता चलता है कि वायरस ने सबके अंदर सिर्फ नफरत भर दिया। उस बच्चे को मारकर जिम चुपचाप बाहर निकल आया और वो चारों फिर से अपने सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक हरे भरे मैदान पे बैठ के खाना खाया जहाँ पे घोड़ों का परिवार दौड़ रहा था। इससे पता चलता है कि कोई भी इंसान के अत्याचारों को मिस नहीं कर रहा। जानवर अपना मजे में है, उन पे वायरस असर नहीं करता, और ये भी हमने देखा है। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद सलीना के अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उम्मीद कितनी जरूरी है। ऐसे टाइम में कोई अपना हो तो ये मुश्किल समय भी कट सकता है। जैसे कि वो बाप बेटी को देख ही रही है, तो अपना वो बनाना चाहती है जिम को। गाल पे किस करके उसने बता दिया। रात में चारों वहीं ओपन में सो रहे थे, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी सिवाय सलीना के। ऐसा इसलिए क्योंकि सलीना ने नींद की गोली खा रखी थी। उसके पास दवाइयों का पूरा भंडार है क्योंकि वो पहले केमिस्ट थी। कुछ गोलियां उसने जिम को दे दी, तो हैना भी एक गोली खाने की जिद करने लगी क्योंकि वो थकी हुई थी, पर फ्रैंक उसे मना कर रहा था। जिम ने थोड़ा सा हैना का साथ दिया तो फ्रैंक बोला कि आधी गोली खा लो।
कुछ इस तरह वो तीनों सो गए और फ्रैंक पहरा देता रहा। लेकिन ऐसी पोस्ट अपोकैलिप्टिक दुनिया में जहाँ लोग घर में भी सेफ नहीं है, वहाँ ये लोग ओपन में नींद की गोली खा के सो रहे हैं। अगर अटैक हुआ तो नींद में ही मारे जाएंगे। अगली सुबह जब जिम की आंख खुली तो उसने पाया कि वो अकेला था। तीनों कहीं गायब हो चुके थे। ये देखकर जिम की दुनिया फिर से बिखर गई। वो हेलो हेलो चिल्लाने लगा जैसे हॉस्पिटल से निकलने के बाद चिल्ला रहा था, पर असल में वो बस एक बुरा सपना देख रहा था। सुबह जब सच में उसकी आंख खुली तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ ही उसका वेट कर रहे थे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए ऐसे टाइम में। चारों आगे बढ़े और काफी ट्रैवल करने के बाद मैनचेस्टर वाले ब्लॉकहेड के पास पहुंचे तो देखा कि पूरा शहर जल रहा था। ये देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा, पर जब ब्लॉकहेड पर पहुंचे तो उन्हें एकदम सदमा ही लग गया, क्योंकि वहां पे कोई रिलीफ कैंप नहीं था, बल्कि एक सोल्जर तक नहीं था। बेस तो दूर की बात है। बिल्डिंग से निकलकर इतना लंबा सफर तय करने के बाद ये मिला। अब और बुरे फंस गए। इस उम्मीद को बिखरता देख फ्रैंक पूरा गुस्से से भर गया। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था और ऊपर से हैना को सेफ रखने के चक्कर में उसने हैना को उल्टा अनसेफ कर दिया। वो बहुत ज्यादा निराश होकर बैठा था और एक चीज उसे और ज्यादा इरिटेट किए जा रही थी। एक कौवा जो गेट के ऊपर फंसे इन्फेक्टेड की लाश नोच रहा था, वो बार बार कैं कैं किए जा रहा था, जिससे तंग आकर फ्रैंक ने गेट पे लात मार दी उसे उड़ाने के लिए। पर वो तो उड़ा नहीं, उल्टा इन्फेक्टेड बॉडी में से खून की एक बूंद नीचे खड़े फ्रैंक की आंख में गिर गई, जिसके चलते अब वो खुद कुछ ही सेकंड्स में अपनी बेटी के लिए खतरा बन जाएगा। बताया था ना मैंने, चंद पलों की रेज इंसान का कितना नुकसान कर देती है। फ्रैंक के सर पे भी रेज सवार हुई थी बस कुछ सेकंड्स के लिए, और उतने में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। हैना उसके पास आना चाह रही थी तो उसने धक्के मारकर हैना को दूर फेंक दिया। सेलिना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो इन्फेक्टेड में बदल गया और जिम उसे मारने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था। तो समझो कि तीनों मरने ही वाले थे कि तभी साइड में छुपे सोल्जर्स ने फ्रैंक को भून डाला। हैना का डैड उसके सामने ही मारा गया। फ्रैंक ने सोचा था कि अगर मैं मर गया तो जिम और सेलिना हैना का ध्यान रख लेंगे, लेकिन ऐसे मरेगा ये नहीं सोचा था। वो सोल्जर्स उन तीनों को पास ही में अपने बेस पर ले गए, जो बना हुआ था एक किले की तरह सुरक्षित मैंशन के अंदर, और वहां पर उन्हें मिला मेजर हेनरी वेस्ट, जिसने बोला कि पहले आप लोग नहा लो। नहाते वक्त जिम देखता है कि सोल्जर्स फ्रैंक की कार को गोल गोल घुमा के मस्ती कर रहे हैं, जो कि एकदम गैर जिम्मेदाराना हरकत है। अब सेलिना की जो नई उम्मीद बंधी थी वो एकदम से बिखरती हुई नजर आने लगी, क्योंकि उसका पॉइंट ऑफ व्यू बदला था बाप बेटी के रिश्ते को देखकर। पर अब बाप बचा ही नहीं और बेटी अकेली रह गई। यानी सेलिना को अपने हालात हैना जैसे करने थे, पर उल्टा हैना के हालात सेलिना जैसे हो गए। लेकिन जिम उसे समझाता है कि हैना अकेली नहीं है, उसके साथ हम दोनों हैं। यहाँ पे हम सेलिना को पहली बार रोते हुए देख पाए और ये भी देख पाए कि वो और भी कई सारे इमोशंस अपने टफ चेहरे के पीछे छुपा के रखती है। फिर जिम मेजर के पास पहुंचा तो मेजर ने उसे पूरे बेस का टूर दिया। मेजर ने बताया कि घर के आसपास सारा प्लेन मैदान है जिसमें लैंड माइंस फिट है और बड़ी बड़ी फ्लड लाइट्स भी लगी हैं जो जनरेटर से चलती हैं। तो अगर इन्फेक्टेड आएंगे तो एकदम साफ दिखाई देंगे और घर तक आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सामने फेंसिंग की हुई है। इसके बाद मेजर जिम को ले गया किचन में, जहाँ पे उसने जिम को मिलवाया अपने कुक जॉन से, जिससे हर कोई बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था, पर वो मेजर का खास है ये तो हमने देख लिया। आखिर में मेजर जिम को ले गया मेलर से मिलवाने। उन्हीं का एक साथी सोल्जर जो 2 दिन पहले इन्फेक्टेड बन गया था, उसके गले में चेन बांध के उसे कैद कर रखा है ताकि पता चल सके कि इन्फेक्टेड्स को भूख से मरने में कितने दिन लगते हैं। मेलर का चेहरा मानो चीख चीख के बोल रहा था कि मेरी सफरिंग खत्म कर दो, लेकिन मेजर ऐसा नहीं करने वाला। रात में आलीशान डिनर हुआ जिसमें सड़े हुए अंडों की ऑमलेट बनाई गई। मेजर जोन्स से थोड़ा निराश हो चुका था, पर मेजर को लगता है कि अब जोन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हैना उसका काम संभाल लेगी। डिनर के बीच सार्जेंट फेरल कहता है कि इंसान इस धरती पे बहुत ही छोटे टाइम से है और उसी छोटे से टाइम में हमने नेचर को बर्बाद कर दिया है। तो अब ये इन्फेक्शन इंसानों का सफाया कर देगा, जिससे नेचर फिर से हील हो जाएगी और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो जाएगा। हालांकि उसकी बात पे बाकी सब हंसे और मेजर बोला कि जब से इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ तब से मैंने बस यही देखा है कि लोग ही लोगों को मार रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन फैलने से पहले भी तो यही हो रहा था, बल्कि हमेशा से यही तो हो रहा है। लोग ही लोगों को मार रहे हैं, तो ये सब तुम्हारे लिए नॉर्मल कैसे नहीं है। बस इन्हीं बातों के बीच इन्फेक्टेड्स ने हमला बोल दिया। शहर में आग लगने की वजह से जो इन्फेक्टेड आसपास भाग निकले हैं वही कभी कभार यहाँ तक पहुंच जाते हैं, लेकिन घर के पास तक नहीं आ पाते। सोल्जर्स ने किसी गेम की तरह उन सबको मारना शुरू कर दिया। हंसते खेलते एक एक को ढेर कर डाला। सेलिना के मशैटे की जरूरत पड़ी नहीं, पर
सार्जेंट मिच सलीना से उसका मशेटी छीनकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा और जब जिम बीच में आया तो मिच ने उसे पिन डाउन कर दिया तो फेरल ने मिच की अकल ठिकाने लगाई। इससे मेजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था फेरल के ऊपर। अब ये कोई नॉर्मल बात तो नहीं थी। सोल्जर्स पे भरोसा करके ये इस घर में आए हैं कि सोल्जर्स हमें सेफ रखेंगे, पर सोल्जर्स ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो कि खौफनाक है। सिचुएशन बिगड़ते देर नहीं लगती। इतने सोल्जर्स के बीच ये तीनों इस घर में अकेले हैं तो क्या पता हालात कैसे कब बिगड़ जाएं। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए मेजर जिम को ड्रिंक पिलाने ले गया और दारू उसने वही खोली जो फ्रैंक ने उठाई थी ग्रोसरी स्टोर में से। कौन किस पे एहसान कर रहा है शायद हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन अब समझ जाएंगे। मेजर ने जिम को सारा मामला समझा दिया। उसने बताया कि 8 दिन पहले जोन्स अपनी खुद की जान लेने वाला था क्योंकि लड़की के बिना लड़के भला कब तक जिंदा रहेंगे, तो इसलिए मैंने वो रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था ताकि उसे सुनकर लड़कियां हमारे पास आ जाएं। सीधी भाषा में बताऊं तो मेजर जिम को कह रहा है कि अब हम सलीना और हैना को यूज करेंगे, उन्हें शारीरिक स्लेव बनाकर रखेंगे। अगर तू हमारे साथ है तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी। मतलब जो सार्जेंट मिच कर रहा था वो एकदम ठीक कर रहा था मेजर के हिसाब से। तभी तो मेजर फेरल के ऊपर गुस्सा हुआ था क्योंकि फेरल इनके विचारों से सहमत नहीं है। ये लड़कियों को फंसा कर उनका शोषण करना चाहते हैं दोबारा से फ्यूचर बनाने के नाम पर, और असल में क्या दरिंदगी करेंगे वो हम इनके रवैये से समझ चुके हैं। और मेजर ने भी बात आधी दबा ली। जोन्स अपनी जान ले तो रहा था पर इसलिए नहीं कि उसे लड़की चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि बाकी सारे सोल्जर्स उसका शोषण कर रहे थे, इंक्लूडिंग मेजर। मेजर के इरादे पता लगते ही जिम सलीना और हैना को साथ लेकर वहां से निकलने लगा, लेकिन निकलने का कोई चांस ही नहीं था। एक और पोस्ट अपोकैलिप्टिक मूवी, लेकिन मैसेज वही सेम। दुनिया चाहे कैसी भी हो, इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई वायरस नहीं, कोई ज़ॉम्बी नहीं, कोई इन्फेक्टेड नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस खत्म होते ही तमाशा देखो। मेजर ने जिम को एक और मौका दिया कि हमारे साथ मिल जा और ऐश कर, लेकिन वो नहीं माना। ऊपर से फेरल ने भी बगावत कर दी थी तो जिम के साथ उसे भी कैद कर दिया गया। और यहाँ पे फेरल की बातों से जिम को पता चल गया कि बाहर की दुनिया एकदम ठीक है, सब मजे में जी रहे हैं, बस इन्हीं का बुरा हाल है क्योंकि इन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है पूरे ब्रिटेन को। दुनिया ने इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद सार्जेंट मिच और जोन्स उन दोनों को जंगल में ले गए मारने के लिए, जहाँ पे पहले लाशों के अंबार लगे हुए थे जिनमें इन्फेक्टेड भी थे और नॉर्मल लोग भी थे जिन्हें इन्होंने लूटा होगा। मिच फेरल को बड़ी दर्दनाक मौत देना चाहता था, लेकिन जोन्स ने उसका काम खराब कर दिया फेरल को गोली मारकर, जिस वजह से मिच जोन्स के साथ बिजी हो गया और इतने में जिम वहां से भाग निकला। वो दोनों उसे ढूंढने चले गए। तब हमने देखा कि जिम भागा नहीं बल्कि लाशों के बीच छुप गया था। मौका मिलते ही वो बाउंड्री टॉप कर भाग निकला, पर मिच का कहना था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन जिम को आसमान में दिख चुका था जेट, यानी बाहरी दुनिया को इनकी परवाह है, इन्हें बचाया जा सकता है। इधर मेजर के ऑर्डर पर सोल्जर्स जबरदस्ती सलीना और हैना के कपड़े उतार रहे थे उन्हें अच्छे कपड़े पहनाने के लिए, और सलीना को पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए हैना की फिक्र करते हुए उसने एक सोल्जर को बहकाया और उसे बोला कि तुम सब बाहर चले जाओ, मैं खुद हैना को तैयार कर दूंगी। फिर जैसे ही सोल्जर्स बाहर गए, सलीना जल्दी से हैना को कुछ गोलियां खिलाने लगी ताकि अब जो भी होने वाला है उसमें हैना को कुछ भी फील ना हो। लेकिन तभी सोल्जर्स वापस अंदर आ गए। अब सोल्जर्स उन्हें सबक सिखा पाते उससे पहले इस सायरन की आवाज आने लगी। ब्लॉकेड वाला सायरन बज रहा था जिसे बजा रहा था जिम। मेजर जल्दी से एक सोल्जर को साथ लेकर ब्लॉकेड पर पहुंचा जिम को खत्म करने के लिए, पर जिम ने चालाकी दिखाते हुए उस सोल्जर को ही मार डाला। सोल्जर की लाश देखकर मेजर के भी होश उड़ गए। वो निकलने की तैयारी में था पर जिम ने कार भी बेकार कर दी थी। ऊपर से सायरन सुन के इन्फेक्टेड भी आने लगे, तो जैसे तैसे उनसे बचते बचाते मेजर जंगल के रास्ते भाग निकला। इतने में जिम पहुंच चुका था वापस बेस पर, और जाते ही उसने गोलियां चला के मेलर को फ्री कर दिया ताकि मेलर भी थोड़ा मुंह साफ कर ले। मेलर ने एक एक करके सोल्जर्स को पिक करना स्टार्ट किया, जिसमें सलीना और हैना को भागने का मौका मिल गया। लेकिन हैना उस दवाई के नशे में थी, इसलिए वो सलीना से अलग होकर चली गई अपने मॉम डैड की फोटो देखने, और तभी वहां पर आ गया एक ताजा इन्फेक्टेड सोल्जर। लेकिन हैना उसे नहीं मिल पाई क्योंकि वो बड़े वाले मिरर के पीछे लटकी हुई थी। अपनी शक्ल देख के इन्फेक्टेड सोल्जर वापस चला गया, वरना अगर थोड़ी देर और टेक जाता तो हैना का हाथ बस छूट ही गया था। उधर जोन्स बच के भागने की कोशिश में था, लेकिन जिम ने उसे मार डाला। फिर जिम के सामने एक और सोल्जर मारा गया और जिम भागकर पहुंच गया सलीना के पास जो मिच की कैद में थी। मिच उसे बता रहा था कि वो उसके साथ क्या क्या करेगा, और वो सारी बातें सुनकर जिम अपना आपा खो बैठा। उस पे ऐसी रेज सवार हो गई कि पहले उसने मिच का सर दीवार में मार मार के फोड़ डाला, लेकिन इससे भी उसे शांति नहीं मिली, तो इसके बाद अपने हाथों से उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। जिम का ऐसा भयानक रूप देखकर सलीना
के पसीने छूट गए। उसे लगा कि जिम भी इन्फेक्टेड बन चुका है क्योंकि उस पे भी कुछ ऐसी रेज सवार थी। देखने वाला तो सोचेगा ही। अपने वादे के मुताबिक सलीना उसे भी सेकंड से पहले खत्म करने वाली थी, पर एंड टाइम पे उसने देख लिया कि जिम तो इन्फेक्टेड है ही नहीं। यहाँ पे एकदम से प्यार की बाढ़ आ गई, पर तभी हैना ने आकर जिम के सर पे बॉटल फोड़ दी, उसे इन्फेक्टेड समझ के, और कुछ वो नशे में थी इसलिए। अब तीनों जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकलने लगे, लेकिन मेजर पहले से कार में बैठा हुआ था जिसने जिम को गोली मार दी। इतने में हैना ड्राइविंग सीट पे बैठ चुकी थी, तो उसने जल्दी से कार को बैक किया घर की तरफ, जहाँ से मेलर ने पीछे का ग्लास तोड़ के मेजर को बाहर खींच लिया और उसके मांस से अपनी भूख मिटा ली। फाइनली अब तीनों वहां से निकल रहे थे, लेकिन मेन गेट लॉक था। हैना ने कार सीधा गेट में क्रैश कर दी और बस तभी सीन फ्रीज हो गया। इसके बाद हम आते हैं 28 डेज लेटर। जिम को हॉस्पिटल ले जाकर सलीना उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और मैदान पे हम हेल लिखा हुआ देख पा रहे हैं। ये सब जिम को सपने में दिखाई दे रहा था। 28 दिन बाद जब वो फिर से जागा तो हम उसे आबादी से दूर एक कॉटेज में देख पाए, जहाँ पे सलीना कपड़ों की सिलाई करके बड़े बड़े पर्दे बना रही है, जिनसे ये मैदान पे लिख रहे हैं हेलो, ताकि ऊपर से गुजरने वाले जेट की इन पे नजर पड़ जाए। जो अच्छे कपड़े मेजर ने इन्हें पहनाए थे वो भी सलीना ने काम में ले लिए, और इस बार जब जेट आया तो तीनों उसे सिग्नल करने लगे। मेन बात यह है कि कपड़ों से हेलो लिखा है, हेल्प नहीं, क्योंकि हेलो की इस मूवी में काफी अहमियत है। हेलो इंसानियत के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है कि एक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा तो सामने वाला भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा। पायलट की उन पे नजर पड़ गई और उसने आगे मैसेज पास करके हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए बोल दिया, जो उन तीनों को पिकअप करेगा। आखिर में उम्मीद उनके काम आई, और इसी बीच हम ये भी देख पाए कि इन्फेक्टेड भूख के मारे मरने लगे हैं। तो बस जिम के आशावादी चेहरे को दिखाते हुए ये मूवी एंड हो गई। आखिर में उम्मीद के सहारे सब कुछ ठीक हो गया, एक हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन ये इस मूवी की ओरिजिनल एंडिंग नहीं है। ये मूवी जैसी खुद डार्क है वैसी ही इसकी एंडिंग होने वाली थी। तो सीधा इसकी ऑल्टरनेट एंडिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंडिंग मूवी में दिखाई गई है उसके अलावा इसकी 3 और एंडिंग्स थी, और तीनों में ही जिम मर जाता। एक एंडिंग जो शूट की गई थी, जिसकी एक झलक भी हमें दिखाई गई थी जिम के सपने के तौर पर, कि गोली लगने के बाद सलीना और हैना जिम को हॉस्पिटल में ले जाकर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करती, पर वो आखिर में मर जाता। फिर वो दोनों उसके बिना ही हॉस्पिटल से बाहर निकलती और आगे वो दोनों ही जेट का ध्यान आकर्षित करती। टेस्ट के तौर पर जब ये एंडिंग ऑडियंस को दिखाई गई थी तो उन्हें जिम के लिए बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो उम्मीद की बात कर रहा था पूरी मूवी में, पर आखिर में उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत से सलीना वापस उसी जोन में चली गई जिसमें पहले थी। तो ये एंडिंग काफी डार्क थी। और जो सेकंड एंडिंग थी वो जिम के नजरिए से और इमोशनल थी। उसमें गोली लगने के बाद जिम को उसी एक्सीडेंट का सपना आने लगता जिसकी वजह से वो कोमा में गया था, लेकिन इस बार जब उसकी आंखें बंद होती तो वो दोबारा कभी ना खुलती। कोमा में जाने के बजाय इस बार वो मर जाता। तीसरी और जो ओरिजिनल एंडिंग थी उसमें सोल्जर्स वाला कोई एंगल था ही नहीं। ब्लॉकेड पर पहुंचने के बाद जब फ्रैंक इन्फेक्टेड बन जाता तो सेलिना और जिम उसे बांध कर ले जाते पास ही मौजूद एक रिसर्च लैब में, जहां पर फ्रैंक को बचाने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता। फ्रैंक का सारा खून निकाल दिया जाता और हैना के खातिर जिम अपना सारा खून फ्रैंक को दे देता। इस हाल में भी जिम को मरना ही था और उसकी कुछ वैसी हालत दिखाई जाती जैसी स्टार्टिंग में चिंपैंजी की दिखाई गई थी। पर ये वाली एंडिंग ज्यादा सेंस नहीं बना रही थी, क्योंकि बॉडी में से खून का आखिरी कतरा तक निकाल लेना थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है। इससे पूरी मूवी की ऐसी तैसी भी हो सकती थी, इसलिए इस एंडिंग को निकाल दिया गया। लेकिन इसी एंडिंग की वजह से वायरस के फैलने का कारण पता लगता। जब वो लैब में जाते तब पता चलता कि वायरस लैब से फैला था, क्योंकि जो इंट्रो सीन हमने देखा चिंपैंजीज पे टेस्ट करने वाला, ओरिजिनली वो भी इस फिल्म में था ही नहीं। ये एंडिंग हटा दी गई सिर्फ इसलिए स्पेशली वो सीन मूवी के अंदर डाला गया ताकि वायरस के फैलने का कारण पता चल सके। और इसी के चलते वो सारा एंड सीन भी डाला गया जिसमें आर्मी बेस दिखाया गया, और जो सोल्जर्स वाला पूरा एंगल था वो भी इसीलिए डाला गया क्योंकि सिर्फ ये ओरिजिनल एंडिंग निकाल दी गई थी। और ये जो चिंपैंजी वाला जो पूरा इंट्रो था वो पूरा सीक्वेंस सबसे आखिर में शूट हुआ था, जब पूरी मूवी शूट हो चुकी थी उसके बाद। तो इन 2-3 छोटे से चेंजेस ने इस मूवी को निखार दिया, वरना क्या पता ये मजाक बनकर रह जाती, क्योंकि आइडिया भी उस टाइम के हिसाब से काफी अलग था। तो अब आइडिया के बारे में ही बात कर लेते हैं कि इसे बनाने का आइडिया कैसे आया।
इसके राइटर एलेक्स गार्लैंड जो हैं वो बचपन से ही ज़ॉम्बी मूवीज के फैन हैं, स्पेशली जॉर्ज रोमेरो की लिविंग डेड ट्रायलॉजी। उन मूवीज का इन्फ्लुएंस इस मूवी में भी साफ दिखाई देता है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर वाला सीन और चेन से बंधा इन्फेक्टेड। लिविंग डेड ट्रायलॉजी ने ज़ॉम्बी मूवीज को दुनिया भर में फेमस किया था, पर एक और चीज थी जिसने ज़ॉम्बिस को हर जगह फेमस कर दिया था, वो थी रेजिडेंट एविल गेम। बड़े होते होते एलेक्स ज़ॉम्बिस को पूरी तरह भुला चुके थे। फिर एक दिन उन्होंने खेली रेजिडेंट एविल, और एलेक्स ने जब वो गेम खेली थी तब उन्हें अपना बचपन याद आ गया जब वो ज़ॉम्बी मूवीज से ऑब्सेस्ड थे। और रेजिडेंट एविल में जो ज़ॉम्बी कुत्ते आते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, जब वो आते हैं तो दिल दहल जाता है। उन कुत्तों को देख के एलेक्स के मन में आया था क्यों ना ज़ॉम्बिस को भी फास्ट बना दिया जाए, आगे उनके आने से भी लोगों का दिल दहले। कुछ इस तरह एक आइडिया ने जन्म लिया और उसी आइडिया ने साकार होकर रूप ले लिया इस मूवी का। एलेक्स ने ये आइडिया जाके डैनी बॉयल को बताया तो डैनी ये मूवी बनाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि एलेक्स की नॉवल द बीच पे वो पहले ही फिल्म बना चुके थे। और सबसे मेन सवाल यह है कि आखिर इस मूवी ने बदला क्या। वो जानने के लिए आपको जानना होगा ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट के बारे में, इसे बोनस समझ लो। जो पुराना ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट था उसमें मुर्दों को वुडू का सहारा लेकर दोबारा जिंदा किया जाता था, लेकिन वो ज़ॉम्बिस इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बल्कि इंसानों के गुलाम बन के रहते थे, बिल्कुल नौकरों की तरह काम किया करते थे, जैसा कि हमने सबसे पहली ज़ॉम्बी मूवी वाइट ज़ॉम्बी में देखा था। फिर आई नाइट ऑफ द लिविंग डेड, जिसके साथ आया मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चला। इस कॉन्सेप्ट ने जन्म लिया था उस टाइम के फियर के हिसाब से। उस टाइम डर था न्यूक्लियर वॉर का, और बस यही बातें फैल रही थी कि अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो तबाही मच जाएगी, रेडिएशन फैल जाएगी, इंसानों का बुरा हाल हो जाएगा। बस उसी डर को और ज्यादा बढ़ाते हुए ये मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट बन गया कि रेडिएशन की वजह से मुर्दे भी जिंदा हो जाएंगे और फिर वो इंसानों को चबा जाएंगे, क्योंकि इंसानों को ज्यादा खुजली है। इस कॉन्सेप्ट में हमें कई तरह के भयानक ज़ॉम्बीज देखने को मिले और ये कॉन्सेप्ट सालों साल चला, लेकिन धीरे धीरे ये घिस के पुराना हो गया और ज़ॉम्बी मूवीज समझो डेड हो गई। ज़ॉम्बीज से अब लोग डर नहीं रहे थे, क्योंकि वो डर ही गायब हो चुका था जिसने मॉडर्न ज़ॉम्बीज को जन्म दिया था। ज़ॉम्बीज देखकर लोग हंसने लगे थे, और किसी मूवी पे अगर ज़ॉम्बी टैग लग गया तो समझो उसकी इज्जत गई। इसी वजह से डैनी बॉयल ने इस मूवी को ज़ॉम्बी वाले टैग से दूर रखा था, एक पोस्ट अपोकैलिप्टिक हॉरर मूवी बताकर, और ये क्लेम उन्होंने जस्टिफाई भी किया ज़ॉम्बीज ना दिखाकर। लेकिन यही क्लेम जॉर्ज रोमेरो ने भी किया था नाइट ऑफ द लिविंग डेड के साथ। उन्होंने कभी ज़ॉम्बी वर्ड यूज ही नहीं किया, वो अपने अनडेड को बुलाते थे घूल्स के नाम से। पर दुनिया ने ज़ॉम्बी बना ही दिया ना, और वहीं से ज़ॉम्बी जॉनरा फैल गया। वैसे डैनी बॉयल ने भी लाख कोशिश की, पर आखिर में इसे भी ज़ॉम्बी मूवी का टैग मिल गया, और आज भी उसी से जाना जाता है, क्योंकि इस मूवी ने मॉडर्न ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट को एक नया रास्ता देकर उसे और ज्यादा मॉडर्न बना दिया, सूट बूट पहना दिया, और इसके लिए वही सेम सहारा लिया डर का। उस टाइम पे न्यूक्लियर वॉर का डर तो नहीं था, लेकिन जो लेटेस्ट डर फैल रहा था वो था किसी पैंडेमिक का, किसी बीमारी के फैलने का, जिसकी चपेट में आकर इंसान बुरी मौत मरेंगे और बहुत ज्यादा तादाद में मरेंगे। ये डर 2019 बीच में जाकर सच हो गया, पर डर का यूज करके ये नया कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया था इस मूवी ने कि एक वायरस है रेज वायरस, वो इंसानों में फैलेगा और इंसानों को जानलेवा दरिंदे बना देगा, एकदम फास्ट और वायलेंट। यानी इस मूवी ने ज़ॉम्बिस को फास्ट कर दिया, तो अचानक से लोगों की सांसें अटक गई। ज़ॉम्बिस का डर उनके मन में फिर से जाग गया, और बस आज तो ऐसा हाल है कि रेज वायरस ज़ॉम्बी मूवीज का नैनो टैग बन चुका है। जैसे मूवीज में जब कोई हाई फाई टेक्नोलॉजी समझानी होती है तो बोल देते हैं कि ये नैनो टैग है, वैसे ज़ॉम्बी मूवीज में कोई वायरस समझाना हो तो बोल देते हैं रेज वायरस है, और ये बड़ी बात है। ये मूवी ना चाहते हुए भी नए वाला ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट लेकर आ गई, जिसमें ज़ॉम्बिस बददिमाग स्लो चलने वाले जीव नहीं है, बल्कि तेज तरार खुखार जीव हैं जो इंसानों की पहले सांसें फुलाएंगे, उसके बाद उन्हें चीर फाड़ देंगे। जो नया दौर ये मूवी लेकर आई उसका क्या इम्पैक्ट रहा, जरा वो भी जान लेते हैं कि इसकी लेगेसी क्या रही। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये पहली मूवी नहीं है जिसमें फास्ट ज़ॉम्बी दिखाए गए। इससे पहले 1980 में आई थी नाइटमेयर सिटी, उसमें फास्ट ज़ॉम्बिस दिखाए गए थे, लेकिन फास्ट ज़ॉम्बिस दुनिया भर में फेमस हुए 28 डेज लेटर से, और जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो भी। इसके आने के बाद तो एक नई बहार सी आ गई। इस बात में कोई डिबेट नहीं है कि ज़ॉम्बी जॉनरा को इसी मूवी ने दोबारा रिवाइव किया। रेजिडेंट एविल तो अपनी जगह है ही, पर मूवीज में यही है। इसके 2 साल बाद आया डॉन ऑफ द डेड का रीमेक, जिसे जैक स्नाइडर ने बनाया था, वो भी इसी से इन्फ्लुएंस था
था और उसमें भी फास्ट ज़ॉम्बीज दिखाए गए थे। अब सोचो, डॉन ऑफ द डेड से इंस्पायर होकर एलेक्स गार्लैंड ने ये मूवी लिखी और जब डॉन ऑफ द डेड का रीमेक बना तो वो इसी मूवी से इंस्पायर होकर बना। 2019 में जब मैंने डॉन ऑफ द डेड पर वीडियो बनाई थी तब मैंने वायरस के फैलने को लेकर एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि उस टाइम पर लोगों को पता नहीं था कि वायरस कितना घातक साबित हो सकता है और कितनी तेजी से फैल सकता है। तो मैंने कोविड का एग्जाम्पल दिया था जो उस टाइम पे सिर्फ चाइना में फैल रहा था, ऐसी न्यूज आ रही थी। और भाई उस वीडियो पे फिर जो कमेंट्स आए लोगों के, क्या बताऊं, कोविड ने किसे ज़ॉम्बी बना दिया, मैं एक डॉक्टर हूं और ये सब बकवास है। अब बताओ कौन बहस करे। फिर कुछ ही दिनों में सबको अपने आप पता चल गया मैं क्या कहना चाह रहा था जब कोविड पूरी दुनिया में फैल गया। फिर घर बैठ के सब ज़ॉम्बी मूवीज ढूंढ ढूंढ के देखने लगे, क्योंकि वायरस फैलता हुआ रिलेटेबल लग रहा था। भूल तो नहीं गए वो कोविड के टाइम पे जो दहशत थी। खैर, जो फास्ट ज़ॉम्बीज इस मूवी ने इंट्रोड्यूस किए वो हम आज तक देख रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट आज तक चल रहा है। ट्रेन टू बुसान के पता नहीं कितने फैन हैं, सारा इन्फ्लुएंस इसी मूवी का है। पेरेंट मूवी यही है। उस नई ज़ॉम्बी लहर में दुनिया भर में ज़ॉम्बी मूवीज की बाढ़ आई थी, जैसे शॉन ऑफ द डेड, ब्लैक शीप, आई एम लेजेंड, प्लैनेट टेरर, डूम्सडे, डेड स्नो, ज़ॉम्बीलैंड, वर्ल्ड वॉर ज़ी, इवन गो गोवा गॉन। और टीवी पे भी कहर मचा हुआ था क्योंकि द वॉकिंग डेड शुरू हो चुका था। एब्सोल्यूट क्रांति चल रही थी। वो दौर 10 साल से ज्यादा चला, लेकिन अब काफी टाइम से ज़ॉम्बी मूवीज फिर से डेड होती जा रही हैं, क्योंकि ये नए वाला ज़ॉम्बी कॉन्सेप्ट भी पुराना हो चुका है। 2 दशक हो चुके हैं। देखते हैं कि नया पुश कहां से मिलेगा। क्या 28 इयर्स लेटर ही कुछ करेगी, क्योंकि 2025 में हॉरर का हर एक सब जॉनरा रिवाइव हो रहा है। सिनर्स को ही देख लो, वैम्पायर वापस आ गए बड़े पर्दे पर। 28 इयर्स लेटर के साथ ज़ॉम्बीज भी आ गए। इस मूवी की लेगेसी आप जान ही गए हो और मैं श्योर हूं कि अब जब भी कोई ज़ॉम्बी मूवी देखोगे तो इसे याद जरूर करोगे। लगे हाथ इसके यूनिवर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। 28 डेज लेटर के 5 साल बाद इसका सीक्वल आया था 28 वीक्स लेटर, जिसकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है। अब सालों बाद 28 इयर्स लेटर आई है, जिसे डैनी बॉयल ने ही डायरेक्ट किया है और एलेक्स गार्लैंड ने ही लिखा है। इसके बाद 2 मूवीज और आने वाली हैं। अगली मूवी तो बन के तैयार पड़ी है, जिसमें किलियन मर्फी भी दोबारा नजर आएंगे, इसलिए हाइप बहुत ज्यादा है। और जो तीसरी मूवी है वो इन दोनों का रिस्पॉन्स देखने के बाद बनेगी, जो कि ऑब्वियसली अच्छा ही होगा। $60 मिलियन के बजट में बनी है और ओपनिंग ले ली $75 मिलियन की। इनके अलावा एक मूवी है जो कभी बन नहीं पाई, वो थी 28 मंथ्स लेटर, जिसका जिक्र 2007 में हुआ था 28 वीक्स लेटर के आने के बाद, पर वो प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ा ही नहीं। मूवीज के अलावा इस यूनिवर्स में कॉमिक बुक सीरीज भी है और ग्राफिक नॉवल भी। अब आते हैं इसकी मेकिंग पर। इसके प्रोड्यूसर एंड्रू मैकडोनल्ड ने ये मूवी जाकर यूनिवर्सल पिक्चर्स के आगे पिच की, लेकिन यूनिवर्सल वालों ने इसे नकार दिया। फिर भी यूके की नेशनल लॉटरी से इसे फंड मिल रहा था, जिसके कई सारे बोर्ड्स दिखाकर इसका भारी प्रमोशन भी किया गया है फिल्म के अंदर। लेकिन शूटिंग के बीच में ही बजट खत्म होने लगा, जिस वजह से क्रिस्टोफर एक्लेस्टन को पे कट झेलना पड़ा। फिर इस मूवी की फाइनेंसिंग पकड़ ली फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स ने, वहां से काम बन गया। कोई स्टूडियो इस पे पैसे इसलिए भी नहीं लगा रहा था क्योंकि एक तो इसकी कहानी कुछ ऐसी, ऊपर से डैनी बॉयल ने सभी नए एक्टर्स को कास्ट किया था जिन्हें कोई भी नहीं जानता था। प्राइम एग्जांपल किलियन मर्फी, जिनकी पहचान इसी मूवी के बाद बनी। सेम सीन था नाओमी हैरिस का। और मेगन बर्न्स इससे पहले लियाम नाम की मूवी में नजर आई थी। उसमें मेगन की परफॉर्मेंस देखकर डैनी बॉयल ने मेगन को इस रोल में कास्ट किया था, पर इसमें काम करने के बाद मेगन ने एक्टिंग ही छोड़ दी, जबकि उन्होंने कमाल की एक्टिंग की है इसमें। 2018 में वो इंट्रूडर्स नाम की शॉर्ट फिल्म में नजर आई थी, वरना तब से गायब ही है। बैटी कर्स के नाम से उन्होंने म्यूजिक में करियर बनाना चाहा, लेकिन जल्दी वहां से भी गायब हो गई। इसके अलावा जेम्स मैकवॉय ने भी एक इन्फेक्टेड के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, जो शायद मेलर का हो सकता है। और मेलर को ब्लैक इसलिए रखा गया क्योंकि वो पूरा सब प्लॉट था स्लेवरी को दर्शाते हुए। गोरे आदमी ने गले में चेंद बांध के रख रखी है, ना छोड़ रहा है ना मार रहा है। अब बात करते हैं इसकी फिल्मिंग के बारे में, जिसको लेके जनता बड़ी क्यूरियस है। सबका यही सवाल रहता है कि फिल्म के अंदर खाली पड़ा लंदन कैसे दिखाया गया, मतलब कि डैनी बॉयल ने लंदन को खाली कैसे करवाया, या फिर ये सब वीएफएक्स का कमाल है। वीएफएक्स तो नहीं है, बल्कि डैनी बॉयल ने कुछ भी खास नहीं किया। संडे की सुबह 4-5 बजे निकले और सीन शूट कर लिए। इसके अलावा जो मेन लोकेशंस थी वहां पे थोड़ा पुलिस का सहारा ले लिया। पुलिस ने दोनों तरफ से लोगों को रोका, जो भी ट्रैफिक था सब कुछ रोक दिया सिर्फ 2 मिनट के लिए। और उसी 2 मिनट में ऐसी फुटेज रिकॉर्ड कर ली गई कि दुनिया का सर चकरा गया। इवन जो इतना
बिजी M1 मोटरवे है उसे भी एकदम खाली शूट कर लिया सिर्फ पुलिस की सहायता से। हाँ, पर जब वो पेट्रोल पंप को ब्लास्ट करने वाला सीन शूट कर रहे थे तब दुनिया भर की तैयारियां कर ली गई थी, बस पुलिस को इन्फॉर्म करना भूल गए थे, जिस वजह से ब्लास्ट होते डिपार्टमेंट में खलबली मच गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, पुलिस आ गई, फिर जैसे तैसे करके मामले को सुलटाया गया। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस वाले रोड पे जो बस पलटी हुई दिखाई उसके लिए मेकर्स ने सिटी काउंसिल से परमिशन मांगी थी, पर काउंसिल ने डिनाई कर दिया था। फिर भी मेकर्स सुबह सुबह निकले, 4 बजे पहुंचे और सड़क खाली देखकर वहां पे बस लेटाकर वो सीन शूट कर लिया। 20 मिनट के अंदर बस लेटा के वहां से हटा भी दी और किसी को पता भी नहीं चला। कुछ इस तरह जुगाड़ लगा लगा के ये मूवी बनाई गई है, पर देख के लगता है कि पता नहीं क्या ही पैसा लगा दिया गया होगा इसमें। कैमरा भी कैनन का XL1 यूज हुआ है, डिजिटल वीडियो वाला, इसलिए मूवी की क्वालिटी थोड़ी अजीब लगती है। पर ये कैमरा डैनी बॉयल ने सोच समझ के चुना था, क्योंकि एक तो इस मूवी में जो पोस्ट अपोकलिप्टिक वाइब आई और दूसरा इसके लिए किसी हैवी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं थी। ये सब जो सीन शूट हो पाए ये इसलिए हो पाए कि ये वाला कैमरा था। अगर फिल्म कैमरा होता तो ये सीन कभी शूट ना हो पाते, क्योंकि पहले तो तैयारी ही इतनी करनी पड़ती जिसकी परमिशन कौन देता। वैसे इस कैमरा ने फील तो अच्छी बना दी मूवी की, स्पेशली जो बारिश वाले सीन है वो तो कुछ अलग ही है। मेन बात यह है कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान ही अमेरिका में 9/11 अटैक्स हुए थे, और जिस दिन अटैक हुआ उस दिन सेलिब्रेशन वाला सीन शूट हो रहा था, जब फ्रैंक जिम और सलीना को अपनी वाइफ की फेवरेट ड्रिंक पिलाता है। शूट करते वक्त काफी अजीब तो लग रहा था, लेकिन फिर भी करना ही था क्योंकि बजट मूवी का खत्म होता जा रहा था। इसके अलावा जो चौराहे वाला सीन आता है जिसमें हम ढेर सारे मिसिंग नोट्स देख पाते हैं, उस सीन को लेकर अमेरिका में भारी बवाल हुआ था, क्योंकि अटैक्स के बाद न्यूयॉर्क में ऐसा सच में हुआ था। मिसिंग पर्संस के पोस्टर्स भरे पड़े थे शहर में, तो अमेरिकन का कहना था कि मेकर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये सीन डाल के वो इस ट्रेजेडी का मजाक कैसे बना सकते हैं, इतना इनसेंसिटिव कोई कैसे हो सकता है। पर डैनी बॉयल ने बताया है कि वो सीन पहले ही शूट हो चुका था, अटैक के बाद नहीं हुआ। शूटिंग खत्म होते होते पैसा भी खत्म हो चुका था, इसलिए मूवी लटक चुकी थी बिना एंडिंग शूट किए। जो एंडिंग शूट हुई थी उसे लोग पसंद नहीं कर रहे थे, इसलिए नई एंडिंग सोची जाने लगी। फिर फॉक्स ने और पैसे दिए तो ये वाली एंडिंग शूट कर ली गई जो हमने फिल्म के अंदर देखी, जिसमें जेट भी दिखाया गया है, और वो असली जेट हायर किया गया था क्योंकि CGI से बनवाने में ज्यादा खर्चा आ रहा था, 70,000 पाउंड के आसपास, इसलिए असली जेट को बुला लिया। आर्मी बेस वाला जो मेंशन दिखाया गया वो है ट्रेफेलगर पार्क सैलिसबरी के पास। उसमें जितने भी ऊपर वाले फ्लोर के सीन दिखाए गए वो सब असल में नीचे ही शूट हुए थे, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे मेंशन का ओनर रहता था, तो जब हमें दिखाया गया कि जिम विंडो से नीचे कूदा है वो असल में कूदा ही नहीं। इसके अलावा एक ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हायर किया गया था उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को सुपरवाइज करने के लिए जिनसे इन्फेक्टेड्स की आंखें लाल दिखती। ये सारे सेगमेंट्स देखने के बाद आपको लगा कि सब कुछ जान लिया, पर फैक्ट्स अभी बाकी हैं। अब बात करते हैं ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $8 मिलियन के बजट में बनी इस मूवी ने कमाए थे $84.6 मिलियन, और मेन कमाई इसने यूएस में की थी, क्योंकि वहां पे ज़ॉम्बी मूवीज की पहले से मार्केट थी। अगर यूएस में मूवी रिलीज ना होती तो शायद आज ये उतनी फेमस ना होती। सोचो फिर किलियन मर्फी को कैसे जान पाते हम लोग अगर वो फेमस ही ना होते। और मेन बात तो यह है कि जिम के रोल के लिए वो पहली चॉइस थे ही नहीं, ओरिजिनल चॉइस थे एवन मैकग्रेगर। पर द बीच के टाइम पर उनके और डैनी बॉयल के बीच कुछ झड़प हो गई थी, जिसके चलते द बीच में एवन को रिप्लेस कर दिया था लियोनार्डो डिकैप्रियो ने, और इस मूवी में उन्हें रिप्लेस करने वाले थे रायन गॉसलिंग, लेकिन उनका शेड्यूल नहीं बैठा, तब जाके रोल मिला किलियन को। किलियन के जो भी न्यूड सीन थे वो सब बंद सेट में शूट हुए थे किलियन के इंसिस्ट करने पर। फैमिली के साथ मत देखने बैठ जाना ये मूवी। 30% मूवी में जिम या तो शर्टलेस है या फिर न्यूड है। डैनी बॉयल को किलियन मर्फी के बारे में सजेशन दी थी पलोमा बाइजा ने, जो कि सनबर्न और द वे वी लिव नाउ में किलियन के साथ काम कर चुकी थी, और दोनों में ही किलियन की लवर बनी थी। फिर 2007 में डैनी बॉयल ने बनाई सनशाइन, और उसमें इन दोनों को भाई बहन बना दिया। सनशाइन में रोज बर्न भी थी, जो कि 28 वीक्स लेटर में दिखाई देंगी, और दोनों मूवीज 2007 में रिलीज हुई थी। डैनी बॉयल खुद इस बात से आज तक हैरान है कि उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ट्रैफिक रोका और एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वाइब बन गई। इन्फेक्टेड्स के रोल के लिए एथलीट्स को कास्ट किया गया था, क्योंकि वो तेज तो भाग ही सकते हैं, पर साथ में वो चीजें भी कर सकते हैं जो आम लोग नहीं कर सकते। मूवी के स्टार्ट में जो दुनिया भर में हो रहे दंगे फसादों की फुटेज दिखाई जाती है वो देखने में एकदम असली लगती है, जबकि वो थी नहीं। उन फुटेजेस में डेड बॉडीज नकली थी, और जो टॉर्चर हो रहा था वो भी नकली था। एलेक्स और डैनी ने दुनिया भर में हो रहे सोशल अनरेस्ट के ऊपर डीप रिसर्च की थी, और फिर जो कुछ उनके हाथ लगा उन्होंने इस मूवी में डाल दिया खुद शूट करके। तो मूवी के अंदर जो भी डिस्टर्बिंग सीन्स हैं, जितने भी सीन हमें विचलित करते हैं, वो सब असली सीन्स पर आधारित हैं, जिनकी फोटोज या वीडियोस को डैनी और एलेक्स ने देखी थी। जैसे चर्च के अंदर बॉडीज का ढेर लगा होना, एक माँ अपने बच्चे को गोद में पकड़े हुए मर गई, जिम बिखरे हुए पैसे जमा कर रहा है,
वो जो मिसिंग पोस्टर्स लगे हैं ढेर सारे, वो लगे थे चाइना में अर्थक्वेक के बाद। पेट्रोल पंप को ब्लास्ट करते वक्त जब वो तीनों दीवार के पीछे छुपे हुए थे और विंडो ब्लास्ट हो जाती है, ये सारी इमेजरी रियल इमेजेस से इंस्पायर्ड है। ये सब ऑलरेडी दुनिया में हो चुका है और ऐसी चीजें आज भी दुनिया में हो रही हैं। चर्च के अंदर जो डेड बॉडीज थी, उनका रोल कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया था जो बस फिल्म के अंदर आना चाहते थे। वैसे ही एक ज़ॉम्बी मूवी है, फिर भी इसमें सबसे ज्यादा ब्रूटल सीन वो है जब जिम मिच की आंखें फोड़ता है। सबसे ब्रूटल किल किसी ज़ॉम्बी ने नहीं की बल्कि इंसान ने की। रेज वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो बेस्ड है इबोला वायरस के ऊपर, वो भी ब्लड के थ्रू फैलता है। उसमें भी आंखें लाल हो जाती हैं और ब्लीडिंग होती है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। मूवी में भी साइंटिस्ट इबोला वायरस का यूज कर रहे थे जो म्यूटेट होकर रेज वायरस बन गया। ये बताया गया है ग्राफिक नॉवल 28 डेज लेटर द आफ्टरमैथ में। फिल्म के अंदर जो हॉस्पिटल दिखाया गया वो एक असली हॉस्पिटल है जो वीकेंड्स पर बंद रहता है। तो जो भी सीन शूट करने थे वो वीकेंड पर शूट कर लिए गए जब पूरा हॉस्पिटल खाली पड़ा था, और पैसे दे दिए सीधा हॉस्पिटल के ट्रस्ट फंड में। स्टीफन किंग इस मूवी के बहुत बड़े फैन है। न्यूयॉर्क में उन्होंने इस मूवी का पूरा शो खरीद लिया था और मूवी में सेलिना एक लाइन बोलती है कि उन्हें हमारी ज्यादा जरूरत है, इंग्लिश में कुछ ऐसे। Probably need us more than we need them. वो लाइन स्टीफन किंग ने अपनी नॉवल डॉक्टर स्लीप में भी डाली है। इस हद तक ये मूवी उन्हें पसंद है। पेट्रोल पंप उड़ाने में खर्चा आया था 2,50,000 पाउंड्स। ये उन कुछ पहली मेन स्ट्रीम मूवीज में से एक है जो पूरी तरह डिजिटली शूट हुई थी। इस मूवी का जो सिंबल है वो इंटरनेशनल सिंबल है ब्लड बॉर्न बायोहैजर्ड का। टनल सीक्वेंस को शूट करने में 2 दिन लगे थे और वो सीन एक नई बनी हुई टनल में शूट हुआ था जो कि तब तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं हुई थी। इस मूवी की जो ओपनिंग है जब जिम हॉस्पिटल में जागता है वो इंस्पायर्ड है द डे ऑफ द ट्रिफिड से। आर्मी बेस के पीछे जहाँ पे सोल्जर्स ने लाशों के ढेर लगा रखे थे, वहाँ पे ज्यादातर फेक लाशें थी। उनमें से एक फेक बॉडी क्रू ने एक पब के ओनर को दे दी थी जहाँ पे क्रू का ज्यादातर टाइम बीतता था। इसके अलावा शूटिंग खत्म होने के बाद प्रॉप टीम वो फेक डेड बॉडीज उठाना भूल गई थी, तो एक लोकल बार्बर ने उन बॉडीज को देखा और पैनिक के मारे अपनी कार क्रैश कर बैठी। फिर पुलिस को बुलाया गया और क्रू से पूछताछ की गई। जिस सीन में मेजर जिम को अपने इरादे बता देता है वो सीन शूट होने से एक रात पहले लिखा गया था किलियन, क्रिस्टोफर और एलेक्स के द्वारा। उससे पहले एक अलग सीन शूट हो चुका था जो कि स्क्रिप्ट में था, लेकिन वो सीन किसी को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मौके पर चेंज करके ये नया सीन डाल दिया गया। मूवी में जितने भी सोल्जर्स दिखाए गए उन सब ने 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था सोल्जर्स की चाल ढाल समझने के लिए। जब वो तीनों पहली बार मेजर से मिलते हैं तो मेजर के पीछे हमें रोमन स्टैचू दिखाया जाता है लाओकुन का। लाओकुन एक प्रीस्ट था जिसकी सबसे फेमस लाइन है कि ट्रोजन्स पे भरोसा मत करना, मुझे ग्रीक से डर लगता है भले ही वो तोहफा ही क्यों ना हो। वो स्टैचू कई बार मेजर के पीछे दिखाया गया क्योंकि वो स्टैचू बता रहा था कि मेजर भी तोहफे दिखा रहा है लेकिन इरादे इसके कुछ और हैं, आगे चल के ये धोखा देगा। वो जो मेंशन था वो लैब के तौर पे यूज होने वाला था ओरिजिनल एंडिंग में। सोल्जर से बच के भागने के बाद जिम को जो जेट दिखाई देता है उस जेट को डैनी बॉयल ने अपने बैक यार्ड में शूट किया था। सेलिना की जो बैक स्टोरी मैंने आपको बताई थी वो डैनी और नाओमी ने मिलकर बनाई थी, हालांकि वो फिल्म के अंदर बताई नहीं गई। लम्फाओ के पार्टी रॉक एंथम म्यूजिक वीडियो में इस मूवी को स्पूफ किया गया है। फिल्म के अंदर एफ वर्ड यूज हुआ है 61 बार। तो ये थे ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स और 28 डेज लेटर का पूरा डिप्लोमा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपकी फेवरेट ज़ॉम्बी मूवी कौन सी है वो जरूर बताना। आगे मैं इसके सीक्वल का ब्रेक डाउन करने वाला हूँ और जो नई मूवी आई है उसका भी ब्रेक डाउन आपको जरूर मिलेगा। बल्कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप थिएटर में जाकर उस मूवी को देखोगे तब भी वो आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगी, क्योंकि अब आप इस वायरस के बारे में सब कुछ जान चुके हो। और अच्छी बात यह है कि वो मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई है। अब अगला पार्ट आप मिस ना कर दो, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन हेलो बोलने आती रहे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। अगली वीडियो किस पे आने वाली है और कब आने वाली है ये भी मैं वहां पे बता देता हूँ, तो मेक श्योर कि आप फॉलो कर लो। और इसके अलावा आप और भी कई जगहों पर फॉलो कर सकते हो जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं अगर अपने रिव्यू की बात करूँ तो ये मेरी फेवरेट मूवीज में से एक है। इसमें कोई HD सीन तो देखने को नहीं मिलता, बल्कि जो चेस सीन्स हैं या फिर इन्फेक्टेड से एनकाउंटर वाले जो सीन्स हैं वो भी सारे हिले डुले हैं, कुछ भी ठीक से नहीं दिखता। पर यही इस मूवी की खासियत है। इसमें जो रफ टेक्सचर दिखाई देता है वो अच्छी खासी पोस्ट अपोकलिप्टिक वाइब बना देता है। और मूवी के अंदर ज्यादा फोकस इंसानों पर ही है, ना कि इन्फेक्टेड पर या फिर पहले की दुनिया पर या फिर बाद की दुनिया पर। अगर इन्फेक्शन पर फोकस होता तो इन्फेक्शन फैलते हुए जो केओस मचा होगा उसका कुछ हिस्सा तो दिखाया जाता, क्योंकि ऐसी मूवीज में वही मेन होता है। लेकिन इसका मैटर कुछ और है। अगर आप और ज़ॉम्बी मूवीज देखना चाहते हो
हो तो ज़ॉम्बी मूवीज वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उसमें आपको ढेर सारी ज़ॉम्बी मूवीज पे वीडियोस मिल जाएंगी और आपको ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि मूवीज भले ही ज़ॉम्बी हैं लेकिन सारी एक दूसरे से अलग हैं। एक ज़ॉम्बी मूवी तो इंडिया में ही बेस्ड है, द डेड इंडिया, वो भी जरूर देखना। और अगर आपको पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में इंटरेस्ट है, उसके और अलग अलग कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो थ्रिलर वाली प्लेलिस्ट ओपन करना। उसमें बहुत सारी ऐसी पोस्ट अपोकलिप्टिक थ्रिलर्स मिल जाएंगी जिनकी एकदम डार्क वाइब होगी और दुनिया की तस्वीर भी एकदम अलग होगी। ऐसी मैं बहुत ज्यादा मूवीज ब्रेक डाउन कर चुका हूँ। और अगर आपको इस मूवी की ओपनिंग पसंद आई, वो हॉस्पिटल में जागने वाली, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि एक बार द वॉकिंग डेड का बस पहला एपिसोड देख लो। ये तो कुछ भी डार्क नहीं है उसके सामने, उसे देख के आपको असली लेवल पता चलेगा। बस पहला एपिसोड देखना और फिर आके बताना, यहाँ पे पूरा सीजन खत्म करने को मजबूर हो जाओगे, वो अलग ही ड्रग है। और अगर आपको फास्ट ज़ॉम्बी साफ साफ देखने हैं, फुर्सत से देखने हैं, तो डॉन ऑफ द डेड रीमेक देख लेना, वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। उसमें ऐसे ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस हैं जो किसी एक्शन मूवी में भी नहीं होते और उसकी भी एक अलग ही रस्टी सी वाइब है। बल्कि उसमें और भी बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है जो उसे स्केरी भी बनाता है और अपने टाइम के हिसाब से थोड़ा और आगे कर देता है। जैसे कि उसमें एक ज़ॉम्बी बेबी का जन्म होता है जिसकी माँ का ख्याल उसके बाप ने बहुत रखा पर आखिर में पूरा परिवार खत्म हो गया और ओपनिंग भी उसकी खतरनाक है। और अगर आप नाइट ऑफ द लिविंग डेड यूनिवर्स देखना चाहते हो तो वो बहुत ही पेचीदा है, उसे समझाने के लिए मुझे एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। तब तक आप देख सकते हो उसका रीमेक जो कि 1990 में आया था, टॉम सवीनी ने डायरेक्ट किया था। तो उसमें एक से बढ़ के एक ज़ॉम्बी देखने को मिलेगा, एक से बढ़ के एक किल, एक से बढ़ के एक प्रैक्टिकल इफेक्ट। ठीक है, बड़ बहुत हो गई, ये मेरी रिकमेंडेशंस रहेंगी, एक बार देखना और जब देख लो तो आके बताना। इसके अलावा मैं गो गोआ गॉन का भी ब्रेक डाउन करने के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल सीन है जिसे डीकोड करके दुनिया के सामने लाने का वक्त आ चुका है। कुछ ही सेकंड्स का सीन है लेकिन बहुत स्मार्ट है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो जिस पे मैं पिछले कई दिनों से काम कर रहा हूँ, जब से स्ट्रीक एंड हुई थी तभी से। ये इस चैनल की सेकंड वीडियो है जो 1 घंटे तक पहुंची है और एक मूवी के ब्रेक डाउन की है, किसी सीरीज के नहीं। पहली थी फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन्स की। और अब आप ऐसी जायंट वीडियोस की आदत डाल लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा से एक एक करके अपनी फेवरेट मूवीज का ब्रेक डाउन स्टार्ट करने वाला हूँ, जो मैंने 4 साल पहले करना छोड़ दिया था। अब मेन स्ट्रीम होने का टाइम आ चुका है, अंडरग्राउंड में बहुत रह लिए। अब नेक्स्ट आएगा इसके सीक्वल 28 वीक्स लेटर का ब्रेक डाउन, और उसके बाद शायद 28 ईयर्स लेटर भी साथ के साथ आ जाए। और अगर नहीं आया तो उसकी जगह कोई और वीडियो आएगी, लेकिन उसका ब्रेक डाउन जरूर आएगा जैसे ही वो अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाएगी। तब तक आप चाहो तो 28 वीक्स लेटर भी देख सकते हो, वो आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। जो लोग 28 ईयर्स लेटर देख के आए हैं उन्हें बेहतर पता होगा कि ज़ॉम्बीज का कमबैक हो रहा है या फिर नहीं। जिन्होंने थिएटर्स में देखी है वो बिना स्पॉइल करे बता सकते हैं कि मूवी है कैसी। एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि अगर आप लोग क्लाउन इन अ कॉर्नफील्ड वाली वीडियो का वेट कर रहे हो तो अब वो नहीं आने वाली, वो वर्थ इट नहीं है। उसकी जगह एक और अच्छी सी स्केकरो हॉरर वाली वीडियो आ जाएगी। तो गाइस इस वीडियो पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करोगे तभी मेहनत वसूल होगी, वरना और कोई रिवॉर्ड तो है नहीं। देखते हैं कमेंट्स का रिकॉर्ड टूट पाता है या नहीं। वीडियो ड्यूरेशन का तो टूट ही रहा है। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।